नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आई स्पीसीज के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई खूब धूमधाम से चल रही होगी। आज की अपनी इस क्लास में एग्रीकल्चर सेक्टर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि इसको एक फायदे का सौदा भी बना सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपको जीडीपी, ग्रोथ रेट, ये चीजें क्या होती हैं इसके विषय में बताया था। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, इन सभी टॉपिकों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने पूंजी निर्माण बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से रिफॉर्म किए जा सकते हैं और इसको किस प्रकार से फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि उत्पादन अधिक हुआ तो किसान मारा गया, उत्पादन कम हुआ तो किसान मारा गया। उत्पादन कम हुआ तो किसान मारा गया समझ में आता है, लेकिन उत्पादन ज्यादा हुआ तो किसान मारा गया ये समझ में नहीं आता है। क्यों? जब उत्पादन कम होता है तो सीधी सी बात है वो मारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको नुकसान होगा। लेकिन जब उत्पादन अधिक होता है तो उसको उसकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो जाता है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मंडियों में ज्यादा पहुंच जाता है अनाज, और अंततः होता क्या है, इससे उसकी कीमत गिर जाती है। और कई बार तो किसानों को अपनी फसलें रोड के पास जो गड्ढे होते हैं उनमें फेंकनी पड़ती हैं। आपने विगत कुछ वर्षों के समाचार पत्रों का अध्ययन किया हो तो उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, कि जब पूरा एक टमाटर से लदा हुआ ट्रक फेंक दिया। और दूसरी तरफ ये भी समस्या आती है कि एक समय ऐसा आता है कि टमाटर का भाव 200 रुपए से ज्यादा ऊपर निकल जाता है। जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली में 2 महीने पहले ये चीजें देखने को मिली थी। और उसके बाद कुछ समय आता है कि टमाटर का रेट इतना गिर जाता है कि उसको अंततः फेंकना पड़ता है। तो ये सब माजरा का, इन सब चीजों के विषय में समझते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म मेनली 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक इस प्रकार से कि ग्रामीण क्षेत्र में हम अभी तक परंपरागत रूप से यही मानते आए थे कि ग्रामीण क्षेत्र की आय का प्रमुख स्रोत कृषि है, एग्रीकल्चर है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी संभावना है जितनी संभावनाएं अभी शहरी क्षेत्र में भी नहीं है। वो किस प्रकार से कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहला तो हम काम ये कर सकते हैं कि जो अतिरिक्त जो कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं, ठीक है, इन पे काम कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग, इस पे काम करना। और तीसरा है जो आपका सरप्लस है उसका देश के बाहर एक्सपोर्ट करना। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कृषि सेक्टर में अगर सुधार करना है, किसानों की इनकम को बढ़ाना है, तो हम सबसे पहले करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पर बल देंगे, पशुपालन पे बल देंगे। एनिमल हस्बेंड्री, इस पे क्या करेंगे, जब हम पशुपालन करेंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जब हम पशुपालन पे बल देंगे, पशुपालन करेंगे, इससे क्या होगा, इससे किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का एक स्रोत तैयार हो जाएगा और अतिरिक्त आय उनके लिए पैदा होगी। और संकट काल में जब अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, माने या वर्षा कम हुई या सूखा पड़ गई, तो उनकी फसल क्या होती है, चौपट हो जाती है, या कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, तो उसकी वजह से उनको जो नुकसान होता है उसकी कंपनसेशन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से वो उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमें एनिमल हस्बेंड्री पे बढ़ावा देना होगा, पशुपालन बढ़ावा देना होगा। इससे क्या होगा, जैसे कि बात करते हैं गाय को पालना या फिर भैंस को पालना, इनसे होगा क्या, इनके जो वेस्ट होता है जिसे गोबर कहते हैं, गोबर से हम गोबर गैस बना सकते हैं, मीथेन गैस बना सकते हैं। ठीक है, और आजकल इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है आप जानते हैं। हम गैस बना सकते हैं और इसको किसान अपनी गैस बना करके बेच सकते हैं। बस इसके लिए छोटी बात, उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराना होगा, उनको टेक्नोलॉजी तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करानी होगी। पहला काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि गोबर से बनी हुई जो खाद होगी, गोबर की खाद होगी, तो वो एक ऑर्गेनिक होगी। और जब हम इस ऑर्गेनिक के साथ
खेतों में उत्पादन करेंगे, खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे, तो वो खाद्यान्न आपका प्योर होगा और उससे जो उत्पादन होगा, हालांकि कुछ समस्याएं आएंगी। वहां पे समस्या ये आएगी जब आप केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे खेतों में, तो उत्पादन उस समय गिर जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऑर्गेनिक खाद का जैसे ही आप प्रयोग करेंगे, उत्पादन पहले तो गिरेगा, लेकिन धीमे धीमे 1-2 वर्षों के बाद उत्पादन में वृद्धि होने लगेगी, ठीक है। लेकिन जो भी उत्पादन गिरेगा उसकी आप प्रतिपूर्ति इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक यहाँ पे खाना पैदा होगा उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक खाना की आजकल पूरी दुनिया में डिमांड है, पूरी इंडिया में डिमांड है, मेनली अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खाद पर आधारित है। सिक्किम में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और उसकी डिमांड पूरी दुनिया में। अगर आप कोई ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ आपने उत्पादन किया है इन गोबर गैस का प्रयोग करते हुए, और आप इसको लेकर चले गए अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में चले गए, और शहरी क्षेत्र में आप जो कीमत मांगेंगे शहरी क्षेत्र वाले आपको देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है ये रसायन युक्त खाना को खा करके, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आप किसानों को पर्याप्त पैसा मिल जाएगा इससे। दूसरा वो क्या होगा, जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी समाप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, मृदा की जो उर्वरकता है, ठीक है, यानी कि मृदा की जो उत्पादन करने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, तो ये कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि किसान रासायनिक खादों का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करता जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जितनी ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाएगा उतना ज्यादा कृषि में पैदावार बढ़ेगी, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से गलती करते हैं। होता क्या है, शुरुआत में तो इससे उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में फिर धीमे धीमे गिरने लगता है, और फिर उतनी ज्यादा ये उसमें डालते जाते हैं। कभी कभी तो होता है कि इसका जो रेशियो होता है 14:1:7 तक हो जाता है, जो NPK का अनुपात होता है, NPK, ठीक है, इतना तक पहुंच जाता है। तो फाइनली हमारी जो मृदा है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी में सुधार होगा, तो फाइनली फिर हमारा उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे फायदा ही होगा, ठीक है। तीसरी और चीजें हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो गोबर के उपले होते हैं, कई क्षेत्रों में इनको कंडे कहते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में इनको गोबर के उपले कहते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, इनसे ये कर सकते हैं कि जब भी शहरी क्षेत्रों में जब भी कोई सांस्कृतिक काम होते हैं, तो वहां पर गायों के गोबर के बने हुए गोबर के उपलों की बहुत डिमांड होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अमेजन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, जितनी भी ये टेक कंपनियां हुई, इन सबके थ्रू इनका ट्रेड किया जाता है। और आप दो या तीन मुश्किल से अगर उपले खरीदना चाहते हैं तो उनकी कीमत होगी 150 से 200। तो अगर हम इन सब चीजों को सप्लाई चेन से अगर जोड़ दें तो किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। पहला, गैस का उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, जो ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे खाद्य पदार्थ का, फूड ग्रेन का, तो उसकी डिमांड दुनिया भर में है। दूसरी बात। तीसरी, जो उनके गोबर के उपले हैं, उनके कंडे बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, अर्बन एरिया में उनको बेच सकते हैं, ठीक है, वाया फाइनटेक कंपनी जो भी है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा में क्या करना होगा, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। लास्ट ईयर में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर से संबंधित एक क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है, इसकी प्रमुख संभावनाएं क्या है और चुनौतियां क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का सीधा मतलब ये होता है कि पशुपालन को कृषि से जोड़ देना, यानी एनिमल हस्बेंड्री को लिंक कर देना एग्रीकल्चर से। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, जो कृषि का अपशिष्ट है, वो काम आ जाएगा पशुपालन के लिए, जानवरों के लिए। जैसे कि आपने देखा हो, धान होता है, गेहूं होते हैं, तो इनकी जो भूसी कटती है वो किसके लिए काम में आती है, पशुपालन के लिए, जानवरों के लिए काम में आती है, ठीक है। या मक्का हो, ठीक है, बाजरा हो, जो भी हो। और साथ ही साथ जो जानवर होते हैं, जो पशुपालन होता है, उसमें क्या हो, इनका जो अपशिष्ट होता है, गोबर हुआ या मूत्र हुआ, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हो जाता है कृषि सेक्टर में। किस लिए हो जाता है, गोबर की खाद के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना हो, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री को हालांकि बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया है,
उसका नाम है कामधेनु आयोग। कामधेनु आयोग, ठीक है। 2-3 वर्षों पहले सरकार ने कामधेनु नामक एक आयोग भी बना रखा है। ये क्या करेगा, ये जो एनिमल है इनकी नस्लों में सुधार करेगा, इनकी नस्लों में सुधार करेगा और इनकी जो उत्पादकता है, दूध की उत्पादकता है, उसकी वृद्धि करेगा। तो मैंने तो आपको केवल ये उपयोग बताया। अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है तो उसके इतने तो मैंने उपयोग बता ही दिए, लेकिन इसके अलावा जो दूध है वो आपका सरप्लस है, वो तो आपका अतिरिक्त हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से भी अगर पशुपालन किया जाए इस गांव में, तो इससे जो शहरों में जो नौकरी करते हैं उससे ज्यादा पैदा कर सकते हैं। पहली बात, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर आपने देखा कि क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर से जोड़ देना है, लिंक कर देना है, ताकि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है पशुपालन के लिए काम में आएगा और जो पशुपालन का वेस्ट है एग्रीकल्चर के काम के लिए आएगा, और दोनों ही मिलकर आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, ठीक है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो हमारी रूरल एरिया है, रूरल एरिया का 2011 के सेंसस की बात करें तो रूरल एरिया में लोग रहते हैं कितने हैं आपकी, लगभग 32%, ठीक है। और जो आपका अर्बन एरिया में रहते हैं 32%, और जो रूरल एरिया है उसमें रहते हैं आपकी 68%। इसके मोटे तौर पे कह सकते हैं कि रूरल एरिया में देश की कुल आबादी का 70% लोग रहते हैं और शहरी एरिया में 30%। और जो इकोनॉमिक में जो डिमांड आती है वो सबसे ज्यादा डिमांड आती है ग्रामीण क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी सैचुरेटेड नहीं हुई है, संतृप्त नहीं हुई है। इसके मायने, इसका मतलब ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि जो बुनियादी चीजें होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, अभी भी उनकी फुलफिल नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक घर में कूलर नहीं मिलेगा, आपको हर एक घर में आपको फ्रिज नहीं मिलेगा, रेफ्रिजरेटर के नाम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी जो गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर है, ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी शहरी एरिया में। जो शहरी एरिया में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं तो वो डिमांड कैसे करेंगे? तो शहरी एरिया की उतनी ज्यादा भूमिका नहीं है इकोनॉमी को रन करने के लिए। और अगर इकोनॉमी की आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी है, उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना होगा, ग्रामीण क्षेत्र की आय मजबूत करनी होगी। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था में अगर कोविड को हटा दिया जाए, कोविड-19 आया था 2019 के लास्ट में और 2020 से, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हमारी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम होती चली आई थी, 3.5% से भी कम आ गई थी, यानी कि इकोनॉमी में बहुत सुस्ती आ गई थी। और उसका कारण यही था कि ग्रामीण क्षेत्र की आय कम है। हमारा जो कृषि अर्थव्यवस्था है आज तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसमें रिफॉर्म करना होगा। यहाँ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का मतलब आपने समझा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, इसमें क्या करते हैं? इसमें होते हैं जैसे कि आपको फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब उगाए जाते हैं, ठीक है। बागवानी, फूलों की बात करें, फूलों की आजकल जितने भी फंक्शन होते हैं वहां हर जगह फूलों की जरूरत होती है, ठीक है। हर जगह फूलों की जरूरत होती है। यहाँ तक कि कोई किसी घर पे मिलने जाता है तो एक बड़ा सा गुलदस्ता लेता है और जाकर के उसको दे देता है। विवाह होगा तो फूलों की जरूरत होगी, एंगेजमेंट होगी तो होगी, पार्टी होगी तो फूलों की जरूरत होगी, या धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, हर जगह डिमांड है। और कभी कभी तो गुलाब के फूल हैं, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि 50 रुपए या 100 रुपए का भी नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना होगा? हमने ग्रामीण क्षेत्र में इन सब चीजों को उत्पादन करना होगा। इन सब चीजों को उत्पादन करो, सीधा इनको भेज दो कहां पर? अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। डेकोरेशन में कोई पार्टी है, कोई शादी है, डेकोरेशन में कितने ज्यादा फूलों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है नर्सरी में क्या होता है? नर्सरी के अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? इस समय की सरकार एनडीए जो 2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। सड़कें बना रही है, ठीक है, रेलवे को आगे बढ़ा रही है, चाहे जहाजरानी हो या बहुत सारी चीजों, मेनली सड़कों पर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में
कुल मिलाकर 13 नेशनल हाईवे हैं। उनमें से 6 अभी ऑपरेट हो रहे हैं और 7 अभी निर्माणाधीन है, 7 बन रहे हैं। ठीक है, तो जब नेशनल हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, तो उनके आसपास कितने ज्यादा पेड़ों की लगाने की डिमांड होती है, कितने लगाए जाते हैं, या उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेड़ जाते कहाँ से? सारे पेड़ जाते हैं नर्सरी से। तो नर्सरी का जो एक बिजनेस है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में किया जा सकता है, क्योंकि नर्सरी का जो नर्सरी का जो बिजनेस है या जो फार्मिंग है, वो हम अर्बन एरिया में नहीं कर सकते। क्यों? अर्बन एरिया में इतनी लैंड ही नहीं है। ठीक है, लैंड ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? नर्सरी बढ़ाना होगा, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। अगला है फिशिंग सेक्टर, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, भारत दुनिया में लगभग 6 या 6.5% का योगदान है मत्स्य पालन में। दुनिया में जितना भी मछलियों का उत्पादन किया जाता है, उसका भारत का योगदान 6 से 6.5% है। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है, अब जो फिशिंग सेक्टर है, फिशिंग सेक्टर केवल आपके कोस्टल एरिया में ही नहीं की जा सकती है, कोस्टल एरिया में तो होती है। ठीक है, और कोस्टल एरिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है ये फिशिंग। इसके अलावा जो अंदर के क्षेत्र हैं, इनलैंड है, अंतर क्षेत्र है, वहां पर भी की जा सकती है, वो की जाती है। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, ये सेक्टर इतनी ज्यादा संभावनाएं अपने साथ लिए हुए है कि सरकार एक अलग से फिशिंग मिनिस्ट्री बनाने के पर विचार कर रही है। फिशिंग मिनिस्ट्री बनाने पर सरकार विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी ये बन भी जाएगा। फिशिंग सेक्टर अगर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें आप ज्यादा नहीं आपको करना होगा, मुश्किल से 10 विषय का क्षेत्र होता है, मुश्किल से 10 विषय का क्षेत्र लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। आपने एक क्षेत्र लिया, ठीक है, ऐसे बना लिया कुछ। ठीक है, एक हाथ से 1.5 हाथ गहरा उसको खोदना होगा और इसमें क्या करना होगा? थोड़ा सा नीचे कुछ पक्का कर दो ताकि पानी बना रहे, और इसमें आप मछलियों के बीज लाइए। जैसे आपने एक मछली का नाम सुना होगा, कैटफिश, ये लाइए। और बहुत सारे क्षेत्रों में इनसे क्या हो रहा है? लोग मछली का उत्पादन कर रहे हैं बहुत कम क्षेत्रों में। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? महीनों में लाखों कमा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ग्रामीण क्षेत्र, अगर ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में संभावना नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि ग्रामीण क्षेत्र में संभावनाएं नहीं है। अरे संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, बहुत ज्यादा जो बिजनेस क्लास है वो शहरी क्षेत्र में छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां भूमि खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर वर्क नहीं किया है। सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कोई सही तरीके से हेल्दी काम नहीं किया है। तो फिशिंग को बढ़ा सकते हैं और महीनों में लाखों कमा सकते हैं पैसे, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जब कुछ चीजें ये होती हैं जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, तो ये बर्बाद हो सकते हैं, तो इसके लिए सरकार पॉलिसी लाई, सरकार इसके लिए इंश्योरेंस करे किसानों का। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हो रहा है, उनकी ये एक प्रकार की फसल ये चौपट हो रही है, तो किसान इंश्योरेंस की स्कीम लेके आए, इनका इंश्योरेंस करे। क्योंकि किसानों को आगे बढ़ाने का दायित्व किसका है? स्टेट का है, सरकार का है। ठीक है, इसके अलावा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन आजकल बहुत ज्यादा इससे जोर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बाग होते हैं, उनमें डिब्बे रख दिए जाते हैं मधुमक्खियां, और मधुमक्खियां उसी क्षेत्र में भ्रमण करती रहती हैं और शहद बनाती हैं। तो ये भी बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो इस पे काम कर सकते हैं। मेडिसिन प्लांट की आजकल कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कितनी ज्यादा जरूरत है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा की एक छोटी सी शीशी आती है 150 से 200 रुपए की।
छोटी सी शीशी आती है, और स्वामी रामदेव जी उसको खूब धूमधाम से बेचते हैं। कुछ भी हो, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जो आयुर्वेद है, इनको आगे तो बढ़ाया, और आगे ही नहीं बढ़ाया, इसको विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, जिन चीजों को हम जानते नहीं थे। तो हम इनका उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा हुआ, और कुछ आपने देखे होंगे, आप रोड के किनारे जाइए तो कटीले जैसे पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे मिलते हैं, ठीक है, और कटीले होते हैं, उनमें फल होते हैं कटीले, तो दूध सा निकलता है उनमें से। शहरी क्षेत्रों में वो मिलते नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों रुपए के किलो के हिसाब से नहीं मिलते हैं यहाँ पे, जबकि गांव में वो आसानी से मिल जाते हैं, हर एक जगह मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सब चीजों को क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा, और इन सब चीजों को बढ़ावा देकर हम क्या करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, हम मुर्गी पालन कर सकते हैं, ठीक है। मुर्गी पालन को ग्रामीण क्षेत्र में करें, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो दीज आर द मेजर्स जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आय को बढ़ा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की इनकम को बढ़ा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, नर्सरी है, फिशिंग सेक्टर है, बी कीपिंग है, मेडिसिन प्लांट है, पोल्ट्री फार्मिंग है, इन सब पे काम करना होगा। क्योंकि फाइनली हमारा गोल है कि अगर हमें जीडीपी को आगे ले जाना है, हमें अगर विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, मोदी जी ने विकसित राष्ट्र बनने का एक पवित्र लक्ष्य रखा है। हालांकि ये पूरी तरीके से असंभव है, वहां तक नहीं बढ़ सकता है, और अगर प्रयास भी कर रहे हैं कि कहा भी जा रहा है कि हाँ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस सब पे काम करना होगा। क्योंकि जब तक ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे रन नहीं कर पाएगी। क्योंकि देश की 70% डिमांड कम्स फ्रॉम द रूरल एरिया, 70% जो मांग है वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है, और ग्रामीण क्षेत्र की आय का एकमात्र स्रोत है कृषि, और कृषि अब तक की सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कितने किसान मर रहे हैं हर साल, अगर इंडिया का डेटा लिया जाए तो हर साल 10,000 किसान मर जाते हैं। और अगर ये हम अगर इकोनॉमी को सुधारेंगे नहीं, तो ना ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ेगा और ना ही हमारा टर्सरी सेक्टर आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली, अगर प्राइमरी सेक्टर प्रभावित हो रहा है तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का प्रभावित होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। और कितनी पॉलिसियां आप ला लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सरकार को अपना होमवर्क करना होगा यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहली बात। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्या है? यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो खेतों में पैदा होते हैं, कच्चा माल होता है, उसको प्रोसेस करके एक तैयार माल बना देना। जैसे गेहूं है, गेहूं होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और गेहूं को प्रोसेस किया, उससे हमने बिस्किट बना दिए। गेहूं को प्रोसेस किया, हमने उससे ब्रेड बना दिया। ठीक है, गेहूं को प्रोसेस किया, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए। या चना है, चने को हमने प्रोसेस किया तो हमने बहुत डिफरेंट प्रकार की हमने क्या बनाया, नमकीन बना दी। ठीक है, मक्का है तो उससे पॉपकॉर्न बना दिया। चावल है, उससे कई प्रकार के पापड़ बना दिए, कई प्रकार की चुरमुरे कुरमुरे बना दिए। तो आलू है तो आलू से हमने क्या किया, चिप्स बना दिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फूड प्रोसेसिंग का काम हो रहा है ये हमको ग्रामीण क्षेत्र में ही करना होगा। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में ये काम करेंगे, तो होगा क्या उससे, इससे पहला ये होगा, जब ग्रामीण क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग करेंगे, सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण का मतलब समझ लीजिए कि जो भी हम खेतों में पैदावार कर रहे हैं, गेहूं, मक्का, धान, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको प्रोसेस करके एक तैयार माल बना देना, जो भी आप लोग शहरों में खाते हैं। ठीक है, पैकेट बंद। ये सारी चीजें, बिस्किट है, पॉपकॉर्न है,
चिप्स है, नमकीन है, ब्रेड है, एटसेट्रा। ओके, ठीक है। और ये फूड प्रोसेसिंग हो कहाँ रहा है? अर्बन एरिया में हो रहा है। रोजगार किनको मिल रहा है? अर्बन एरिया को मिल रहा है। प्रॉफिट किसको हो रहा है? अर्बन एरिया को हो रहा है। किसानों को कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे कि हमने क्या किया फूड प्रोसेसिंग में, क्या किया हमने, जैसे कि आलू है, आलू से हमने चिप्स बना दिए, और एक चिप्स का पैकेट बनाने में केवल एक इतना बड़ा सा आलू लगता है, और उससे क्या होता है, एक 10 रुपए वाला या 20 रुपए वाला चिप्स का पैकेट बन जाता है। थोड़े से 10-12 चिप्स होते हैं और बाकी को उसमें गैस भर देते हैं और 20 रुपए का बेचते हैं। लेकिन ये किसानों को कितना मिला उस पे? किसानों को इस पर 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि किसानों को मिल रहा है 5 रुपए किलो आलू जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा जाएंगे कभी भविष्य में, अधिकतम वो 10 रुपए किलो आलू होगा, उससे ज्यादा जाएगा नहीं। लेकिन इसी 1 किलो आलू में शहरी क्षेत्र में जब इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसको चिप्स में बदला जाएगा, तो इससे ये लोग करीब 100 रुपए से लेकर 200 रुपए की कमाई कर लेंगे। 100 रुपए से लेकर 200 रुपए की कमाई कर लेते हैं। और किसानों को कितना मिल रहा है? किसान जो हमारा है ये, इसको कितना मिल रहा है? इसको यहां से केवल मिल रहा है, अधिकतम मैं बात कर रहा हूं, केवल 10 रुपया। बाकी जो 90 रुपये वो किसकी जेब में जा रहा है? वो जा रहा है जो शहरी क्षेत्र के उद्योगपति हैं, उनकी जेब में जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि फूड प्रोसेसिंग का काम रूरल एरिया में ही करना होगा। और ये जो 90 रुपए, सॉरी 190 रुपए जो है, लगभग 90 से लेकर 190 रुपए, तो ये हो सीधा किसानों की जेब में जाए, ठीक है। तो क्या होगा? किसानों की आय बढ़ेगी। इसी प्रकार धान है, जितने भी चीजें हैं, ठीक है। अब दूध हो रहा है, दूध का उत्पादन कहाँ हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, रूरल एरिया में हो रहा है। तो दूध से कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चॉकलेट बनते हैं, बहुत प्रकार की टॉफी बनती हैं, ठीक है। तो इन सब का हम उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं कर सकते हैं? और जब ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीजों का अगर हम उत्पादन करने लगेंगे, इससे क्या लाभ होगा? इससे एक तो किसानों को लाभ होगा, एक तो जो किसान है, हमारे फार्मर हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। किसानों की इनकम बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि रोजगार का सृजन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या होगा? इससे जो माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जो माइग्रेशन हो रहा है, जो प्रवास हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावना नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में बहुत बुरी स्थितियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, बुरी स्थितियों में रह रहे हैं, और बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। अब इससे क्या हो जाएगा? फार्मर को इनकम बढ़ जाएगी, पहला रोजगारों का सृजन हो जाएगा। जो माइग्रेशन जो ग्रामीण क्षेत्र शहरों क्षेत्रों की तरफ हो रहा है, वो रुक जाएगा। इससे क्या होगा? दूसरा, इससे हो जाएगा जो मलिन बस्तियों का विकास होता है शहरों में, मलिन बस्तियां, ठीक है, मलिन बस्तियों का जो विकास होता है वो रुक जाएगा, ठीक है। मलिन बस्तियां कभी कभी बहुत सारी बीमारियों का हॉट स्पॉट के रूप में उभरते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोविड-19 आया था 2020 में, तो उस दौरान सबसे ज्यादा थ्रेट थी इन मलिन एरिया को, क्योंकि इतनी सक्रिय जगह में रहते हैं, इतनी घनी आबादी में ये लोग रहते हैं कि एक छोटे से घर में 20 लोग रहते हैं, कि बीमारी का ट्रांसमिशन बहुत तीव्रता से हो जाएगा। तो इसमें और बीमारियों की बात करें तो ये हमेशा आती रहेंगी अब, ठीक है।
शुरू हो चुका है और वो हमेशा आएंगी, तो इससे भी फायदा मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में जो आबादी बढ़ रही है, शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है, तो जो ट्रैफिक से संबंधित जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ के गांव के लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, और बड़ा दुख होता है जब वहां के लोगों द्वारा इनको मार मार के भगाया जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये लोग बाहर से आए और आकर के हमारे रोजगारों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और हम बेरोजगार हो गए, तो उनको वहां से भगाया जाता है। जबकि हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संभावनाएं बहुत है, बस जरूरी है केवल सरकार वर्क करे सही से। अगर सरकार वर्क कर रही है तो बहुत सही से होगा। इससे क्या हुआ, जैसे फूड प्रोसेसिंग हमने रूरल एरिया में किया, रूरल एरिया में किसानों को फायदा हुआ, रोजगार सृजन हुआ, माइग्रेशन नहीं होगा, ट्रैफिक समस्या, ये सारी चीजें फायदा हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो भी फूड प्रोसेसिंग हो रहा है सीधा एक्सपोर्ट कर दो शहरी एरिया में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में सीधा भेज दो और शहरी क्षेत्र में बेचा जाए। अमेरिका के किसान की बात करें, अमेरिका का जो किसान होता है एक बिजनेस क्लास जैसे लोग होते हैं ना, जो बिजनेस क्लास में रहते हैं, उस तरह से रहता है, उस तरह से उसका रहन सहन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है, तो हमें इस पे काम करना होगा। और तीसरा जो हमें काम करना होगा कि जो सरप्लस हमारा उत्पादन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारा कृषि में जो सरप्लस उत्पादन है, एक उत्पादन है जिसका हम उपभोग कर लेंगे पूरे देश में, इसके द्वारा ठीक है, उपभोग कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो अधिक बच रहा है विशेष सरप्लस, उसका क्या करें, उसको एक्सपोर्ट कर दो। कहाँ, विदेशों में। इससे क्या होगा, किसानों को फायदा होगा। जब घर का माल, घर में जो अधिक जो उत्पादन हो गया बाहर निकल जाएगा, तो इससे घर का जो उत्पाद है, जो पैदावार है, उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं गिरेगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिर यहां भी समस्या आ जाती है, यहाँ समस्या आती है, यहाँ आ जाएगा आपका WTO, यहाँ आ जाता है आपका WTO, क्योंकि WTO कहता है कि आप जरूरत से ज्यादा, एक सीमा उसने लगा रखी है, कैप लिमिट की, उससे ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते किसानों को अपने। क्या WTO लगा देता है, और WTO ने रूल्स बना रखे हैं पूरी दुनिया के लिए, जितने भी WTO के मेंबर देश हैं, कि वो अपने किसानों को एक निश्चित सीमा से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, सहायता नहीं दे सकते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO। लेकिन हो क्या रहा है, जो विकसित देश हैं वो चोरी छिपे अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। विकसित देश, अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश अपने किसानों को चोरी छिपे बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। इससे होता क्या है, किसानों का जो उत्पाद होता है वो सस्ता हो जाता है, और जो सस्ता होगा वही तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में जीत पाएगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो चीज सस्ती है, अच्छी है, पूरी दुनिया को डिमांड उसी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भारतीय प्रोडक्ट है, मोबाइल है, एक भारतीय है, एक आपका जापानी मान लो, सोनी या पैनासोनिक कंपनी का, ठीक है। भारतीय कंपनी की ने जो बनाया वो 10,000 का आ रहा है फोन, और गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। सोनी ने बनाया है, उसका जो प्रोडक्ट है 8,000 का है, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि दे आर एडवांस, ठीक है, देन मी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो आप कौन खरीदेंगे? तो आप सीधी बात कहेंगे हम तो भैया जापान का खरीदेंगे। ऐसे में राष्ट्रवाद काम में नहीं आता है, ठीक है, राष्ट्रवाद यहाँ काम में नहीं आता है। तो दुनिया में भी ये हो रहा है कि WTO ने तो रूल्स तो बना दिए पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जो विकसित राष्ट्र है उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, और जिससे उनका उत्पाद सस्ता हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपटीशन में वो आगे चला जाता है। हम अपना आगे भेज नहीं पाते हैं, हम अपना निर्यात ही नहीं कर पाते हैं सही से। 2017 में अरुण जेटली का एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। उसमें हमारे जो अरुण जेटली थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सदन में कहा कि हमारे पास कृषि का जितना उत्पादन था,
हमारे पास कृषि का जितना अधिशेष था, सरप्लस था, उसका केवल हम 30% ही एक्सपोर्ट कर पाए। मतलब जो सरप्लस का 70% है वो क्या हुआ, देश में ही रह गया, हम उसका एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए। जबकि सरप्लस था, सरप्लस का मतलब कि देश को उसकी जरूरत नहीं है, देश का काम चल जाएगा उसके बिना। और जब वो सरप्लस यहाँ रह जाएगा तो यहाँ के उत्पाद क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे, और किसानों को घाटा होगा, उनको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि WTO है, इसके रूल्स आते हैं। WTO क्या है, इसके कौन से रूल्स हैं, कौन सी वो दोहा राउंड क्या है, कौन सी बैठकें हुई हैं, ये सारा आगे की क्लास में सही से पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम आपको केवल जो इकोनॉमी है उसका बेसिक बता रहे हैं। हम आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है, इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है, आप 360 कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी बहुत डायनेमिक है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो इसको आपको 360 डिग्री में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, चारों तरफ से। क्योंकि आप लाइन टू लाइन नहीं चल सकते हैं, ऐसे चलेंगे आप कभी नहीं सीख पाएंगे इकोनॉमी। तो सबसे पहले मेरा जो ध्येय है, मेरा ध्येय ये है कि मैं आपको ये बताने में सफल हो सकूं कि आप इकोनॉमी पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। आप इन सबके नोट्स मत बनाइए, आपको लगे तो इनके कुछ पॉइंट्स 1 2 4 लिख लीजिए पूरी क्लास से, नोट्स मत बनाइए, ठीक है। क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं उठा रहा हूं, मैं अगले जो भी 12 से 13 क्लासेस होंगी मैं केवल बेसिक कराऊंगा, जिससे कि जो एडवांस लेवल की जब इकोनॉमी पढ़ोगे आप, तो आपको जैसे ही टॉपिक का नाम सुनोगे आप उसको इंटरलिंक कर लोगे इससे, ज्योग्राफी से आप उसको इंटरलिंक कर लो, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, हर सेक्टर से आप इंटरलिंक करना सीख जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, और टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नमस्कार।